एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने कल शुरू किया था न्यू क्रिटिसिज्म, उसमें हमने बात की थी कि कैसे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं न्यू क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव में। न्यू क्रिटिक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे कुछ मामलों में कॉमन है। तो उसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया था। जो थर्ड पॉइंट था वो क्लोज रीडिंग से रिलेटेड था कि कैसे न्यू क्रिटिक्स इस बात में बिलीव करते हैं कि टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग होनी चाहिए, बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं हम लोग। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेरी जॉनरास या जॉनर्स, ऑल्दो एक्नॉलेज्ड, डज नॉट प्ले एन एसेंशियल रोल इन द न्यू क्रिटिसिज्म। लिटरेरी जॉनराज का जो डिस्टिंक्शन है एक्नॉलेज किया गया, लेकिन उसका कोई हमको इम्पोर्टेंट रोल नहीं मिलता है। लिटरेरी जॉनराज के डिफरेंसेस का कोई बड़ा रोल हमको न्यू क्रिटिसिज्म में नहीं मिलता है। द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी वर्क ऑफ लिटरेचर, वेदर लिरिक, नरेटिव और ड्रामेटिक, आर कंसीव्ड टू बी वर्ड्स, images and symbols rather than character, thought and plot। क्या कह रहा है कि किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर के जो इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो लिरिक हो, नरेटिव हो, ड्रामेटिक हो, यानी ये इनमें से किसी भी जॉनरा का उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या है जिससे वो कंसीव्ड होता है, जिससे वो बना होता है। कंसीव बड़ा अच्छा वर्ड है। एक तो कंसीव जानते हैं आप, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं कि चाइल्ड कंसीव किया है उन्होंने। तो कंसीव का मतलब होता है अपने आप में समेटना, या जिससे किसी चीज़ का निर्माण होता है, जिससे कोई चीज़ बनी होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो भी वर्क ऑफ लिटरेचर है, कैसे वो लिरिक, नरेटिव या ड्रामेटिक हो, आर कंसीव्ड टू बी वर्ड्स, इमेजेस एंड सिंबल्स। तो उसमें क्या चीज़, इनका जो पर्सपेक्टिव है, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि उसको वर्ड्स, इमेजेस और सिंबल्स के रूप में ज़्यादा देखा समझा जाए, रेदर देन कैरेक्टर, थॉट एंड प्लॉट। ठीक है, दीज लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, वट एवर द जॉनरा, आर ऑफन सेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल एंड ह्यूमनली सिग्निफिकेंट थीम। ये जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं, कौन से लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स? वर्ड्स, इमेजेस और सिंबल्स की बात हो रही है। वट एवर द जॉनरा, कोई भी जॉनरा हो, आर ऑफन सेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा माना जाता है कि ये लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स किसी एक सेंट्रल और ह्यूमनली सिग्निफिकेंट थीम के अराउंड ये हमको मिलते हैं, एंड टू मैनिफेस्ट हाई लिटरेरी वैल्यू टू द डिग्री दैट दे मैनिफेस्ट। और इस तरह से इनके मिलने से, इनके ऑर्गेनाइजेशन से जो चीज़ निकल कर के आती है, जो एक मैनिफेस्टेशन होता है, जो जिस चीज़ का निर्माण होता है, एक हाई लिटरेरी वैल्यू का निर्माण होता है, टू द डिग्री दैट दे मैनिफेस्ट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए यहाँ पर ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू क्रिटिक्स के लिए। अगर न्यू क्रिटिक्स को समझना है तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस को भी जानना ज़रूरी होगा। बाकायदे अलग अलग इन पॉइंट्स को आप इसी बुक में से पढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों से निर्माण हो, किन किन को कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें फोकस किए जाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है टेंशन, TENSION। ये टेंशन चिंता वाला टेंशन नहीं है, ठीक है। ये टेंशन क्या है, इसके लिए आप इस बुक को पढ़िए फिर से। I mean, इस बुक में जो टेंशन के बारे में दिया हुआ है, ये न्यू क्रिटिक्स का दिया हुआ टर्म है, टेंशन। आयरनी, आयरनी देखिए ये कैसे प्ले होता है शब्दों का। इसमें भी आयरनी ऑफ फेट होता है, आयरनी ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्बल आयरनी। सो ड्रामेटिक आयरनी, आयरनी, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब दिखने में कैसे चीज़ अपोजिट नज़र आती है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। तो टेंशन, आयरनी, पैराडॉक्स इन अचीविंग अ रिकन्सिलिएशन ऑफ डाइवर्स इम्पल्सेस। कई तरह के इम्पल्सेस का रिकन्सिलिएशन को, मतलब उसके मिलने के बाद जो चीज़ निकल करके आती है वो गेन करने के लिए ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो हमें समझने में हेल्प करते हैं।
और एन इक्विलिब्रियम ऑफ अपोज्ड फोर्सेस, या अपोज्ड फोर्सेस यानी मतलब दो तरह के फोर्सेस अगर हों जो कि एक दूसरे के विपरीत हों, तो उनका इक्विलिब्रियम मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन, मेंटेन करने के लिए, देखिए सारी चीज़ें कोट की गई हैं, ये कोट किए हुए फ्रेजेस हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अपोज्ड फोर्सेस का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए या डाइवर्स इम्पल्सेस को रिकंसाइल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है लिटरेरी वर्क में, वो है टेंशन, आयरनी, पैराडॉक्स, ऐसा मानना है न्यू क्रिटिक्स का। The form of a work, whether or not it has characters and plot, is said to be primarily a structure of meanings which evolve into an integral and freestanding unity, mainly through a play and counterplay of thematic imagery and symbolic action. क्या कह रहा है? कोई भी फॉर्म ऑफ वर्क है, कह रहा है इट हैज़ कैरेक्टर्स एंड नॉट, भले ही उसमें कैरेक्टर्स और प्लॉट हो या न हो, इस सेड टू बी, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्क क्या माना जाता है? प्राइमरली स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग्स, यानी मीनिंग्स का एक स्ट्रक्चर माना जाता है वो, विच इवॉल्व, जिसका इवोल्यूशन होता है, जिसमें क्रमिक विकास होता है, इवॉल्व इनटू एन इंटीग्रल, अल्टीमेटली क्या बनता है? फ्री स्टैंडिंग यूनिटी। कैसे वो फ्री स्टैंडिंग यूनिटी निकल करके आती है? प्ले और काउंटर प्ले, थीमेटिक एनर्जी और सिंबॉलिक एक्शन, इन दो चीज़ों के प्ले और काउंटर प्ले, मतलब उसका होना और उसके अगेंस्ट में किसी चीज़ का होना, उनके प्ले और काउंटर प्ले से, थीमेटिक इमेजरी और सिंबॉलिक एक्शन के प्ले और काउंटर प्ले से जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग्स का जो है वो एक कह सकते हैं एक इवोल्यूशन होता है, ठीक है, और एक फ्री स्टैंडिंग यूनिटी बनती है, integral, organic you can say. The basic orientation and models of analysis in the new criticism were adapted to the contextual criticism of Alessio Vivas and Murray Krieger. देखिए अब यही जो बेसिक ओरिएंटेशन है, जो इन लोगों का झुकाव है, जो इन लोगों की एक दिशा है या मोड ऑफ एनालिसिस है न्यू क्रिटिसिज्म का, इसी को अडेप्ट किया गया। अडेप्ट करना, यू अंडरस्टैंड, अपने हिसाब से उन सबों ने, कॉन्टेक्चुअल क्रिटिसिज्म को मानने वालों ने उसको अपने हिसाब से अनुकूलित किया, अडेप्ट किया। एडॉप्टेड नहीं लिखा है, अडेप्टेड लिखा है ना, यानी उसमें कोई अपने हिसाब से उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए और कॉन्टेक्चुअल क्रिटिसिज्म लेकर के आए। कौन? एलिसियो विवास, ELISEO VIVAS, एंड म्यूरे क्रिएगर, MURRAY KRIEGER. Krieger defined contextualism as the claim that the poem is a tight, compelling, finally closed context. Contextualism क्या कहता है? इस बात का दावा करता है कि जो पोएम होती है वो अपने आप में क्या है? इज़ टाइट, कंपेलिंग, फाइनली क्लोज्ड कॉन्टेक्स्ट। पोएम अपने आप में एक क्लोज्ड कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैसे उसका अपना एक दायरा होता है, which prevents our escape to the world of reference and action beyond. और इनका मानना है कि और ये अपने आप में एक क्लोज कॉन्टेक्स्ट में अगर पोएम होती है तो इसमें रुकावट होती है, which prevents our escape to the world of reference and action beyond. तो इसलिए वो अपने दायरे से बाहर हमें नहीं जाने देती, जाने को अलाउ नहीं करती है कि हम रेफरेंस और एक्शन, उसके एक्शन के बाहर निकल करके जाएं और अपने से कुछ जो है निकाल करके लाएं। एंड रिक्वायर्स दैट टू वी जज द वर्क्स एफिकेसी एज एन एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। और ये मानना था कि क्रिएगर का कि और इस तरह से पोएम जो है उसको ज़रूरत होती है, उसकी डिमांड होती है, उसके लिए एक ज़रूरत होती है जज द वर्क्स एफिकेसी, जो वर्क की एफिकेसी है, मतलब किस तरह से वो इफ़ेक्ट डाल रहा है वर्क, कैसे मानना है उसको? एक एस्थेटिक ऑब्जेक्ट मान करके, उसकी एक परिसीमा निर्धारित करके, उसका एक कॉन्टेक्स्ट, क्लोज कॉन्टेक्स्ट में उसको रख करके हम उसको समझने की कोशिश करें, ऐसा मानना था क्रिएगर का। किस वर्क में? द न्यू अपॉलजिस्ट्स फॉर पोएट्री। वो एन अपॉलजी फॉर पोएट्री लिखा था ना किसने? फिलिप सिडनी ने। उसी को की तरह से, उसी टाइटल को लेकर के रिवाइव करके उसमें
क्रुएगर का ये जो वर्क है द न्यू एपोलॉजिस्ट्स फॉर पोएट्री 1956, और थियरी ऑफ क्रिटिसिज्म उनका आया था 1976 में। द रिवॉल्यूशनरी थ्रस्ट ऑफ द मॉड हैड लॉस्ट मच ऑफ इट्स फोर्स बाय द 1960s। पहले हमने भी बताया था कि 1960s तक जो है न्यू क्रिटिसिज्म चला था, उसके बाद इसका जो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो गया था। When it gave way to various newer theories of criticism, जब नई नई थियोरीज आने लगी, वही बात है, चाहे धोनी हो, रैना हो, सचिन तेंदुलकर हो, सहवाग हो, एक समय था फॉर्म में थे, फिर न्यू कमर्स आए, एक समय ऐसा आया जब इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, एंड दे हैव डिसाइडेड इट। तो जैसे प्लेयर्स के लिए एक होता है ना कि एक सर्टेन पीरियड तक वो परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो निकल लेते हैं जब न्यू कमर्स आते हैं। तो थियरीज़ के साथ भी वही होता है, कोई एक थियरी प्रिवेल कर रही है और फिर नई थियरीज़ आने लगेंगे, नए पर्सपेक्टिव्स आने लगेंगे, तो थियरी पुरानी पड़ जाती है और कहीं ना कहीं एक जो ट्रेंड में रहती है थियरी, उसका ट्रेंड कम हो जाता है। The revolutionary thrust of the mod had lost much of its force by the 1960s when it gave way to various newer theories of criticism, but it has left a deep and enduring mark on the criticism. लेकिन इसका एक गहरा प्रभाव पड़ा क्रिटिसिज्म में भी और लिटरेचर के टीचिंग में भी, इन इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल वर्क, क्योंकि इसका मेन जो फोकस है वो इंडिविजुअल वर्क है, एंड इन द वेराइटी एंड सटलिटी ऑफ द डिवाइसेस दैट इट मेड अवेलेबल फॉर एनालाइजिंग इट्स इंटरनल रिलेशंस। और जिस तरह से डिवाइसेस की बात ये न्यू क्रिटिसिज्म करता है, उन क्रिटिसिज्म को अगर यूज़ किया जाए, ऑब्वियस है, देखिए भाई डिवाइसेस ऐसे भी अगर साइंस के लैंग्वेज में भी आप समझे तो डिवाइसेस क्या करते हैं, आपका काम आसान कर देते हैं ना। वैसे ही लिटरेरी डिवाइसेस अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए वो एक हेल्पिंग टूल बन जाते हैं और उनकी हेल्प से आप बहुत कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, वो जो ऊपर हम लोगों ने कुछ डिवाइसेस के बारे में बात की है, ऊपर जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, टेंशन, आयरनी, पैराडॉक्स, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक यूजेस हैं, उसको समझना, ये सब जो है एक तरह से कह लीजिए कि ये डिवाइसेस हैं जो अवेलेबल कराए गए न्यूगोटिक्स के द्वारा, जो कि किसी इंडिविजुअल वर्क ऑफ आर्ट को एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आज भी करता है, लेकिन हाँ, केवल अब उसी का ट्रेंड नहीं रहा। लिरिक पोएट्री बियॉन्ड न्यू क्रिटिसिज्म, एडिटेड बाई चावेरा होज़ैक and Patricia Parker, is a collection of structuralist, post-structuralist and other essays, which often in express opposition to the new criticism exemplify the diverse newer modes of close reading. तो एक वर्क है लिरिक पोएट्री बियॉन्ड न्यू क्रिटिसिज्म, यानी न्यू क्रिटिसिज्म के आगे की बात कर लें, चावेरा होज़ैक का एडिट किया हुआ है, पैट्रिशिया पार्कर का एडिट किया हुआ है। इसमें जो है आपको स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और अदर एसेज मिलेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म के अपोजिशन में कुछ ऐसे उदाहरण दिखे गए हैं कि एक नए तरीके से क्लोज रीडिंग का तरीका क्या हो सकता है, उसको जो है इसमें डिस्कस किया गया है। Some of these essays emphasize that competing forces within the language of a lyric poem preclude the possibility of a unified meaning. मतलब कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात अगर कहते हैं तो अपनी बात को अपने ही हम काट देते हैं। तो ये रिकन्स्ट्रक्शन समझने के बाद चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं कि कैसे हमारे हाँ में ना छुपा होता है, कैसे हमारे ना में हाँ छुपा होता है, वो चीज़ें यहाँ पर। सम ऑफ दीज एसेज एम्फेसाइज दैट कंपीटिंग फोर्सेज विद इन द लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के भीतर के कंपीटिंग फोर्सेज का हम यूज़ करें किसी लिरिक पोएम में, तो कह रहा है वो क्या कर रहा है, प्रीक्लूड कर देता है यूनिफाइड मीनिंग की पॉसिबिलिटी को, मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाइड मीनिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर हम लैंग्वेज के कंपीटिंग फोर्सेज तक ही सीमित रखें चीज़ों को। तो सेंट्रल इंस्टांसेस ऑफ द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर, अब देखिए फिर से अब एम.एच. अब्राहम धीरे धीरे खुल रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म में कुछ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो कुछ इंडिविजुअल क्रिटिक्स की बात इन्होंने नीचे में की हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत फेमस वर्क है। किसका? क्लिंथ ब्रुक्स का वर्क है द वेल रॉट अर्न, द वेल रॉट अर्न, WELLWROUGSTURN, द वेल रॉट अर्न 1947 में पब्लिश हुआ था, क्लिंथ ब्रुक्स का लिखा हुआ। एंड W.K. विमसेट द वर्बल आइकन, और विमसेट का वर्क है द वर्बल आइकन 1954 में पब्लिश हुआ था। द इंटरप्राइजेस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर प्रिविलेज्ड ओवर अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू लिटरेचर इन रेने वैलाक एंड ऑस्टिन वैरान। तो ये दो वर्क हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए, द वेल रॉट अर्न और द वर्बल आइकॉन, ये दो काफ़ी फेमस वर्क हैं न्यू क्रिटिसिज्म में। उसमें भी द वेल रॉट अर्न बहुत ज़्यादा फेमस है।
नेट वगैरह में पूछा जाता है। द इंटरप्राइजेज ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर प्रिविलेज्ड ओवर अल्टरनेटिव अप्रोचेस। लिटरेचर में आपको कई तरह के इसमें अप्रोचेस मिलेंगे, रेने वेलाक का, ऑस्टिन वैरन का। थियरी ऑफ लिटरेचर विच बिकेम अ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक इन द ग्रेजुएट स्टडी ऑफ लिटरेचर। और थियरी ऑफ लिटरेचर जो वर्क है उसका 3rd एडिशन दिया है, 1964 में आया था। एक तरह से स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बन गया था ग्रेजुएशन के लेवल में लिटरेचर पढ़ने में। रॉबर्ट डब्ल्यू स्टैलमैन्स Critiques and Essays in Criticism 1920 to 1948 is a convenient collection of essays in this critical mode। न्यू क्रिटिसिज्म में ही जो ये रॉबर्ट डब्ल्यू स्टैलमैन का है Critiques and Essays in Criticism, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है एसेज का। The literary journal, The Explicator, devoted to close reading, is a characteristic production of its approach to literary text, as are the items listed in Poetry Explication, a checklist of interpretation since 1924 of British and American poems past and present। तो यहाँ पर नीचे कुछ वर्क के नाम ही दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा कि न्यू क्रिटिसिज्म में कौन कौन से ऐसे वर्क हैं जो हम याद रख सकते हैं। कुछ राइटर्स के नाम के साथ, उनके पब्लिकेशन डेट के साथ चीज़ें दी हुई हैं, अब उसको पढ़ लीजिएगा। आज ये यहीं तक हमारा न्यू क्रिटिसिज्म यहाँ पर फिनिश होता है एम एच अब्राहम का। ठीक है, धन्यवाद।